नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। समग्र बिहार अध्ययन के अंतर्गत आज हम एक ज़िले यहाँ पर कवर करने वाले हैं, नालंदा जिला, है ना। पहले मैंने बोला था कि हम एक एक डिवीज़न को उठाएंगे, है ना, एक प्रमंडल को उठाए और उस प्रमंडल में जितने ज़िले आते हैं सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे प्रमंडल पर आएंगे। तो मैंने पहले उठाया था पटना प्रमंडल, जिसके अंतर्गत देखें तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये 6 जिले आते हैं। 6 जिलों में से पहला जिला पटना हमने कर रखा है, दूसरा यहाँ पर करने वाले हैं नालंदा, है ना। तो नालंदा का विस्तार यहाँ पर हम देखने वाले हैं और इससे जुड़े बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 2-4 चीज़ें यहाँ पर छूट जा रही है ना, क्योंकि बोर्ड मेरे पास उतना बड़ा नहीं है। तो इन सभी को सम्मिलित करके एक मिसलेनियस का वीडियो बना दूंगा, वहाँ से वो सारे चीज़ कवर हो जाएंगे जो भी यहाँ पर छूट रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करते हैं नालंदा की। नालंदा जिले की बात करें, है ना, नालंदा जिले की बात करें तो बिहार के 38 जिलों में से एक जिला कौन सा है हमारा, नालंदा जिला है। प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ का देखें तो कहाँ है, बिहार शरीफ। प्रशासनिक मुख्यालय क्या होता है, जिले का संचालन जहाँ से, प्रशासन जहाँ से किया जाता है उसे ही प्रशासनिक मुख्यालय कहा जाता है। तो नालंदा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ। यहीं पर अवस्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये क्या है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना आवासीय विश्वविद्यालय है, जहां देश विदेश से छात्र आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उनकी भी बातें करेंगे, इतिहास से संबंधित, पर्यटन से संबंधित सारी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय आजकल देखें तो यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल होता है उसके अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय संरक्षित है। नालंदा जिले की बात करें तो नालंदा जिला जो है पटना के पास ही है ना, पटना के साथ सीमा साझा करता है। और थोड़ा इतिहास देखें तो ये पहले पटना जिले के अंतर्गत ही आता था, लेकिन 9 नवंबर 1972 ईस्वी को 9 नवंबर 1972 ईस्वी को इसका एक अलग जिले के रूप में पटना से अलग करके गठन किया गया। कब, 9 नवंबर 1972 ईस्वी को पटना से अलग करके एक नए जिले के रूप में नालंदा का यहाँ पर गठन किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं इसका प्रशासनिक विभाजन कैसा है ना। प्रशासनिक विभाजन यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारा नालंदा जिला है, नालंदा जिले के अंतर्गत 3 अनुमंडल, ठीक है, 3 अनुमंडल देखने को मिलता है। अनुमंडलों की बात करें तो पहला अनुमंडल है बिहार शरीफ, है ना। पहला अनुमंडल है बिहार शरीफ, दूसरा अनुमंडल है हिलसा और तीसरा अनुमंडल है राजगीर, है ना। तो जो नालंदा जिला है, नालंदा जिले के अंतर्गत 3 अनुमंडल, पहला है बिहार शरीफ। बिहार शरीफ अनुमंडल के अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत 7 अंचल या फिर 7 ब्लॉक आते हैं और 429 गांव आते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ अनुमंडल जो है इसके अंतर्गत 7 ब्लॉक आते हैं, जबकि 429 गांव इस अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अनुमंडल है हिलसा और हिलसा के अंतर्गत 8 ब्लॉक और साथ ही 198 गांव आते हैं। हिलसा अनुमंडल के अंतर्गत 8 ब्लॉक और 198 गांव आते हैं, जबकि तीसरा अनुमंडल है राजगीर और राजगीर के अंतर्गत देखें तो 5 ब्लॉक और 457 गांव आते हैं, ठीक है। राजगीर के अंतर्गत 5 ब्लॉक और 457 गांव आते हैं। अब सभी अंचलों को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से अंचल है। अंचलों की संख्या देखिए, नालंदा में ब्लॉक की संख्या देखें तो 20 ब्लॉक यहाँ पर अवस्थित है ना। 20 ब्लॉक में विभाजन किया गया है संपूर्ण जिले को। और ब्लॉक कौन कौन से हैं, गिरियक, रहुई, नूरसराय, हरनौत, चंडी, इस्लामपुर, राजगीर, अस्थावा, सरमेरा, हिलसा, बिहार शरीफ, एकंग सराय, वेन, नगर नौसा, करायपर सुराय, सिलाय, परवलपुर, कतरी सराय, बिंद और थरथरी, ठीक है। ये जो हमारे ब्लॉक है, 20 ब्लॉक है, फिर से नाम रखता हूँ, गिरियक, रहुई, नूरसराय, हरनौत, चंडी, इस्लामपुर, राजगीर, अस्थावा, सरमेरा, हिलसा, बिहार शरीफ, एकंगर सराय, बेन, नगर नौसा, करायपर सुराय,
सिलाव, परवलपुर, कतरीसराय, बिंद और थरथरी। ये जो 20 ब्लॉक है, ये 20 ब्लॉक नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। मैंने प्रशासन कैसे बताया था कि जो भी बिहार है ना, पूरे बिहार को 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। उन 9 प्रमंडलों को 38 जिलों में विभाजित किया गया है और हर जिले को किसमें, अनुमंडल में विभाजित किया गया है। अनुमंडलों को ब्लॉक में विभाजित किया गया है ताकि यहाँ पर शासन प्रशासन आसानी से हो सके। तो उसी के अंतर्गत ब्लॉकों की संख्या कितनी है नालंदा में, 20 है। ठीक है, उसके बाद गांवों की संख्या देखें, कुल गांवों की संख्या। गांवों की बात करें तो राजस्व दाता, ऐसे गांव जो टैक्स भरते हैं, राजस्व देते हैं, ऐसे गांवों की संख्या देखें तो 1084 गांव नालंदा जिले में देखने को मिलता है। जबकि पंचायतों की संख्या देखें तो पंचायतों की संख्या यहाँ पर 249 है। ठीक है, कितने पंचायत है, 249, जबकि गांवों की संख्या 1084 है। ठीक है, इतनी बातें। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हम इसके थोड़ा सा भूगोल पर, फिर आएंगे हम अर्थव्यवस्था पर। भूगोल की बात करें तो सबसे पहले इसकी अवस्थिति देखें तो ये हमारा बिहार है और बिहार के अंतर्गत इसकी अवस्थिति देखें तो हमारा दक्षिणी बिहार का जो मैदान है, दक्षिणी बिहार के मैदान के अंतर्गत आता है हमारा नालंदा जिला, यानी कि बिहार के दक्षिणी भाग में अवस्थित है, जिसका एरिया अगर देखें, एरिया कितना है, 2355 वर्ग किलोमीटर। 2355 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है ना। जबकि यहाँ से नदियों को देखें तो यहाँ से फल्गु नदी, मुहाने नदी है ना, उसके बाद जिरायन नदी, कुंभारी नदी, ये जो नदियाँ हैं ये सभी नदियाँ यहाँ से इस जिले से क्या होती है, बहती है। कौन कौन सी, फल्गु, मुहाने, जिरायन है ना और कुंभारी, ये जो नदियाँ हैं नालंदा जिले से प्रवाहित होती है। नालंदा की बात करें तो जो हमारा पटना प्रमंडल है इसी के अंतर्गत आने वाला एक जिला है, जिसके अंतर्गत पटना डिवीजन के अंतर्गत पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इसके बॉर्डर कौन कौन से जिले से ये साझा करता है ना। तो नालंदा जिले की बात करें तो ये बिहार के 6 जिलों से अपना सीमा साझा करता है ना। कौन कौन से, दक्षिण में देखें तो हमारा क्या है, पटना अवस्थित है। उसके बाद पूर्व के साइड में लखीसराय है ना, शेखपुरा है, दक्षिण में नवादा और गया है और पश्चिम में देखें तो कौन सा है, जहानाबाद। तो नालंदा जो जिला है ये 6 जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है और 6 जिले कौन कौन से हैं, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया और जहानाबाद। ये क्या हो गए, वो जिले हैं जिनके साथ नालंदा जिला अपना सीमा साझा करता है। अब थोड़ा सा इसका विस्तार देखते हैं, है ना। अगर इसके विस्तार की बात करें, नालंदा जिला जो है इसके विस्तार की बात करें तो ये पूर्व में अस्थामा से लेकर पश्चिम में तेल्हारा तक, पूर्व में अस्थामा से लेकर पश्चिम में तेल्हारा तक, उत्तर में हरनौत से लेकर दक्षिण में गिरियक तक इसका विस्तार है। ठीक है, फिर से बोलता हूं, विस्तार पूर्व में अस्थामा से लेकर पश्चिम में तेल्हारा तक, उत्तर में हरनौत से लेकर दक्षिण में गिरियक तक नालंदा जिले का विस्तार देखने को मिलता है ना। यहाँ पर भी देखें तो ये मुख्यतः मैदानी भाग है और यहाँ पर भी जो कृषि कार्य होते हैं उसमें चावल है ना, चावल, मक्का और कहीं कहीं पर मुख्यतः देखें तो यहाँ पर चावल उगाया जाता है, मक्का है, तिलहन है, दलहन है, ये सभी यहाँ पर उगा लिए जाते हैं। जनसंख्या की बात करें, है ना, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ पर कितनी है, 2011 की अगर जनगणना देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 28,77,653। कितना, 28,77,653, जो देखें तो पूरे बिहार का 2.76% है ना। पूरे बिहार की जनसंख्या का 2.76% है। ठीक है, कितना है, 28,77,653। ठीक है, चलिए रैंक के हिसाब से देखें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो जिले हैं है ना, 38 जिलों में अगर नालंदा की रैंक की बात करें तो 18वें नंबर पर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से है ना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 38 जिलों में से 18वें नंबर पर नालंदा जिला आता है। जबकि 2001 से कंपेयर करें तो 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 23,70,528 थी।
23,70,528 थी, जो संपूर्ण बिहार की जनसंख्या का 2.86% था। और इसके अनुसार अगर रैंकिंग देखें तो 2001 में 17वां था जनसंख्या की दृष्टिकोण से, जबकि अब की बार यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जो रैंक है वो 18वां हो चुका है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, निवास करने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो नालंदा जिले की जनसंख्या घनत्व 1220 है ना, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1220 व्यक्ति वहां पर निवास करते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 2011 के अनुसार देखें तो 2011 के अनुसार इसका लिंगानुपात क्या है? 922, यानी कि 1000 पुरुषों पर 922 महिलाओं की संख्या है। और इस दृष्टिकोण से 38 जिलों में इसका रैंकिंग देखें तो 14वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार 922 लिंगानुपात है, जो 38 जिलों में से रैंकिंग के हिसाब से 14वें नंबर पर आता है। जबकि 2001 से कंपेयर करें तो 2001 में लिंगानुपात कितना था? 914 था। 914 जो उस समय काल पर रैंक की बात करें तो 21वें नंबर पर आता है। तो पिछले जनगणना से इस जनगणना की कंपेयरिंग करें तो यहां पर क्या हुआ है? लिंगानुपात में सुधार हुआ है। ठीक है, लिंगानुपात में सुधार हुआ है। इसके बाद साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर साक्षरता दर देखें तो यहां पर 64.43%, 64.43% लोग यहाँ के साक्षर हैं 2011 के अनुसार, जिसमें से देखें तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर हैं 74.86%, जबकि महिलाएं कितनी? 53.1% महिलाएं यहाँ पर साक्षर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि इसकी अगर हम कंपेयरिंग करें 2001 के साथ तो 2001 में जो साक्षरता दर थी नालंदा जिले की वो थी 53.19%, 53.19%, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर देखें तो उस समय भी ज्यादा था 66.44%, जबकि महिलाओं की 38.53%। तो यहां पर देखें तो महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम था, और आज भी देखें तो 50 से 3.1% ही ज्यादा है। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो महिलाओं की जो स्थिति है वो यहाँ पर सही दिखती हुई नहीं है साक्षरता के दृष्टिकोण से, है ना। तो लिंगानुपात हमने देख लिया 922, साक्षरता दर 64.43%, जिसमें पुरुष 74.86%, जबकि महिलाएं 53.1% साक्षर है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की बात करते हैं। दशकीय वृद्धि हम 1901 से लेकर चल रहे हैं ताकि थोड़ा सा इतिहास पता हो कि कैसे कैसे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रश्न के रूप में ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो जिला है इस जिले में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कब हुई, या फिर निगेटिव में, है ना, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कब हुई। तो ये अगर हम कंपेयरिंग करते हैं, एक बार देख लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जनसंख्या देखते हैं दशकीय वृद्धि, तो 1901 से 1911 तक देखें, 1901 से 1911 के बीच जो दशकीय वृद्धि थी जनसंख्या में वो ऋणात्मक रही, और वो भी कितनी? 1%, यानी कि 10 वर्ष में जितनी भी जनसंख्या थी उसमें 1% की कमी आई, यानी कि पहले, यानी कि 1901 से 1911 के बीच ऋणात्मक रहा। दूसरा देखिए 1911 से 1921 के बीच, तो यहां पर भी दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही, और वो भी कितनी? 2%, यानी कि ये जो दशकीय वृद्धि थी इसमें भी जितनी जनसंख्या थी उससे क्या हुआ? 2% जनसंख्या यहां पर कम हो गई। उसके बाद से देखें 1921 के बाद से यहां पर लगातार यहां पर दशकीय वृद्धि होती रही है, जो ऋणात्मक अभी तक नहीं है। 1921 से 31 तक के बीच देखें तो यहां पर दशकीय वृद्धि रही 15.9%।
1931 से 41 देखें तो यहाँ पर 15.1%, 1941 से 1951 के बीच देखें तो 16.6%, 51 से 1961 तक देखें तो 16.1%, 1961 से 71 के बीच देखें तो 18.4%, 71 से 1981 के बीच देखें तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि यहीं पर दर्ज की गई। 1971 से 1981 कितनी? 23.1%। उसके बाद देखिए 81 से 1991 के बीच तो यहाँ पर 19.9% की वृद्धि हुई। फिर 1991 से 2001 तक देखिए तो 17.3%, और जबकि अंतिम दशकीय जो हमारा जनगणना है 2011 तो यहाँ पर देखें तो 2001 से 11 तक 19.6% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। ठीक है, तो पूरे दशकीय वृद्धि में देखें तो सबसे ज्यादा 1971 से 1981 के बीच यहाँ पर दशकीय वृद्धि देखने को मिलता है 23.1%। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब यहां पर थोड़ा सा धर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहां पर किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं। तो धार्मिक जनसंख्या की अगर बात करें तो यहां पर नालंदा जिले में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी जनसंख्या देखें तो संपूर्ण जनसंख्या का 92.78%, यानी कि यहां पर हिंदू जनसंख्या कितनी है? 92.78%। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहां पर मुस्लिम जनसंख्या देखने को मिलती है, जिसकी यहां पर परसेंटेज देखें तो 6.88% है। उसके बाद कुछ अन्य राज्य के लोग भी यहां पर आकर निवास करते हैं और उनकी संख्या देखें तो कितनी है? 0.22%। ईसाई जनसंख्या देखें तो ईसाई जनसंख्या है 0.07%। जैन जनसंख्या की बात करें तो 0.02%। बौद्ध जनसंख्या की बात करें तो यहां पर बौद्ध जनसंख्या कितनी है? 0.01%। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूरा हमारा डेमोग्राफी हो गया, जनसंख्या हो गया, यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं थोड़ा सा यहां पर बोलने की भाषा क्या है। तो जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या है, जनसंख्या का 93.59% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि मुख्य रूप से जो भी बोलने की बात आई तो प्राथमिकता किसको देखते हैं? हिंदी भाषा को। तो बोलने की भाषा में हिंदी की प्राथमिकता देने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 93.59%। जबकि बोलने की भाषा में उर्दू को प्राथमिकता देने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 5.69%। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा डेमोग्राफी हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं इतिहास पर, और इतिहास के बाद आएंगे हम पर्यटन पर। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास थोड़ा सा यहाँ भी देख लेना है। जो यह हमारा नालंदा जिला है, गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 1972 ईस्वी को। किससे? पटना से अलग करके। ठीक है, इतिहास की बात करें तो जो नालंदा है, नालंदा प्राचीन इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर पर्यटन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ की सबसे विख्यात स्थल है, जहाँ पर सुदूर क्षेत्र से छात्र यहाँ पर आकर क्या करते थे? पठन का कार्य करते थे, यहाँ पर पढ़ाई किया करते थे। साथ ही बुद्ध एवं महावीर भी यहाँ पर कई बार ठहरे हुए थे। पावापुरी की बात करें तो पावापुरी क्या है? महावीर स्वामी का मोक्ष स्थली है ना। महावीर स्वामी का मोक्ष स्थली है पावापुरी, और पावापुरी की बात करें तो वो भी नालंदा में अवस्थित है। उसके बाद बुद्ध के एक प्रमुख छात्रों में से एक छात्र थे जिनका नाम था शरीपुत्र, है ना। उनका नाम क्या था? शरीपुत्र। बुद्ध के प्रमुख छात्रों में से एक थे, उनका भी जन्मस्थली क्या है? हमारा नालंदा जिला है। साथ ही यहां पर देखें प्राचीन काल से संबंधित इतिहास, तो प्रसिद्ध जो चीनी यात्री वेनसांग थे, है ना, चीनी यात्री वेनसांग थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में 1 वर्ष तक, 7वीं शताब्दी में 1 वर्ष तक एक विद्यार्थी के रूप में और साथ ही एक शिक्षक के रूप में यहां पर अपना समय व्यतीत किए थे। कौन? चीनी यात्री वेनसांग। उसके बाद बात करें तो भगवान बुद्ध, है ना, भगवान बुद्ध बहुत जगह पर उपदेश दिए, उनके द्वारा नालंदा में भी उपदेश दिया गया था। किनके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा। यहां पर देखें तो राजगीर में देखें तो कई सारे गर्म झरने हैं, इसको हम ज्योग्राफी के अंतर्गत भी ले सकते हैं। तो राजगीर में देखें तो कई सारे गर्म झरने हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन सभी झरनों का निर्माण कब किया गया था? बिंबिसार के शासन काल में किया गया था। ठीक है, तो राजगीर में बहुत सारे गर्म झरने हैं जहां पर दूर दूर से लोग क्या
करने, स्नान करने के लिए आते हैं। राजगीर में जितने भी गर्म के झील है, ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति स्नान करता है ना, स्नान ध्यान करता है, उसके समस्त रोगों का निवारण वहां पर हो जाता है और मनुष्य क्या होता है, यहाँ से सुख और समृद्धि लेकर वापस लौटता है। तो इस दृष्टिकोण से भी, पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजगीर में जितने भी अधिकतर गर्म पानी के झरने हैं और इन सभी का निर्माण ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार के समय काल में हुआ था। तो इतिहास से संबंधित इतनी सारी बातें हैं। उसके बाद यहाँ पर पर्यटन की बात करेंगे तो पर्यटन भी देखा जाए तो प्राचीन काल से संबंधित अत्यधिक है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर नया निर्माण किया गया है, उन सभी को देखते हैं। तो पर्यटन की अगर बात करें है ना, पर्यटन की बात करें, नालंदा में पर्यटन के दृष्टिकोण से कौन कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम हमारा क्या आता है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां पर दुनिया भर से 10,000 छात्र आकर यहां पर निवास करते थे और यहां पर पाठन का कार्य किया करते थे, यानी कि शिक्षा ग्रहण करते थे। जबकि शिक्षकों की संख्या देखें तो लगभग 2,000 शिक्षक यहां पर थे और वो पठन पाठन का कार्य यहाँ पर संपादित करते थे, ये यहाँ पर इनको शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जहां पर लगभग 10,000 छात्र थे और 2,000 शिक्षक थे, जहां पर पठन पाठन का कार्य किया जाता था। उसके बाद यहां पर देखें तो बहुत सारे मठ हैं, ये भी नालंदा विश्वविद्यालय देखें तो ये भी क्या है, एक मठ है। और इन सब की निर्माण देखें तो निर्माण कैसे हुआ है, कुषाण वास्तु शैली के द्वारा। इन सभी का निर्माण जो हुआ है वो कुषाण वास्तु शैली के द्वारा इन सभी का निर्माण हुआ है। और गुप्त राजवंश जो था, गुप्त राजवंश के द्वारा इन सभी को संरक्षण दिया गया था। ठीक है, गुप्त राजवंश के द्वारा इन सभी को संरक्षण दिया गया था। तो इन मठों का निर्माण कौन सी शैली में हुआ है, कुषाण वास्तु शैली में। उसके बाद यहां पर देखें तो अधिक जो यहां पर अधिकतर मठ है, विहार है, मंदिर है, इन सभी का निर्माण सम्राट अशोक और हर्षवर्धन के द्वारा यहां पर करवाया गया था। तो सम्राट अशोक के द्वारा और सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा यहाँ सबसे अधिक मठों का, विहारों का, मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। उसके बाद 1951 की बात करें तो 1951 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र की यहाँ पर स्थापना की गई, जहाँ पर दूर दूर से लोग बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने हेतु आते हैं। उसके बाद ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र है, इसके पास ही बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम बाया है ना, मलिक इब्राहिम बाया का दरगाह है, जहां पर हर वर्ष उर्स का आयोजन किया गया है। उर्स की बात करें तो उर्स क्या है, दरगाह पर मेले जैसा आयोजन जो होता है उसे उर्स कहा जाता है, जहां पर उस धर्म से संबंधित, उस धर्म के अलावा भी और भी धर्म के लोग जिनका इनके अंतर्गत आस्था होता है, मजार पर आस्था होता है ना, दरगाह पर आस्था होता है, वो सभी उसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र के पास ही बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम बाया की दरगाह है, जहां पर हर वर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है। उसके बाद पर्यटन की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर 9 नालंदा महाविहार संग्रहालय है, यहाँ पर भी आप जाकर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद देखने वाली एक महत्वपूर्ण चीजों में है नालंदा पुरातत्वीय संग्रहालय। नालंदा पुरातत्वीय संग्रहालय है जो विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में स्थित है। जो हमारा विश्वविद्यालय है उसके विपरीत दिशा में स्थित है। और यहाँ पर देखें तो बुद्ध के अनेकों प्रकार की यहाँ पर मूर्तियां देखने को मिलती है। बुद्ध से संबंधित बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है वेनसांग मेमोरियल हॉल। वेनसांग मेमोरियल हॉल ये क्या है, यह एक नवनिर्मित भवन है जो वेनसांग की याद में निर्मित किया गया है। और यहाँ पर आप जाके वेनसांग से संबंधित जो भी वस्तु है या फिर उनसे संबंधित जो भी जानकारी है, इन सभी को आप यहाँ से जाकर हासिल कर सकते हैं। कहाँ से, वेनसांग मेमोरियल हॉल। तो ये क्या हो गया,
यहाँ पर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, लेकिन पर्यटन को यहाँ पर महत्वपूर्ण बनाने हेतु, पर्यटन को महत्वपूर्ण बनाने हेतु, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने हेतु यहाँ पर जितने भी पर्यटन स्थल है उसको सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। और मुख्यतः यहाँ पर 4 सर्किट देखने को मिलते हैं। नालंदा जिले में 4 सर्किट देखने को मिलते हैं और सर्किट के अंतर्गत जो जो स्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सभी को एक एक सर्किट में रखा गया है। अब चारों सर्किट की एक बार बात करते हैं कि किस सर्किट में कौन कौन सा स्थान है जो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, पहला सर्किट जो है वो हिल्सा सर्किट है। पहला सर्किट कौन सा है? हिल्सा सर्किट है। और हिल्सा सर्किट के अंतर्गत देखें तो जगह कौन कौन से है हमारा? तेल्हाड़ा, औंगारी धाम, है ना, औंगारी धाम, बेशबक, लाल किला एवं भूल भुलैया, आत्मा। ठीक है, तो हिल्सा सर्किट है, इसके अंतर्गत जो स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, वो कौन कौन से है? तेल्हाड़ा, औंगारी धाम, है ना, उसके बाद बेशबक, लाल किला एवं भूल भुलैया, आत्मा। ये जो जगह है ये सभी हिल्सा सर्किट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सर्किट यहाँ पर देखने को मिलता है बिहार शरीफ सर्किट। दूसरा सर्किट क्या है? बिहार शरीफ सर्किट। और यहाँ पर देखें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है इसके अंतर्गत? बड़ी दरगाह एवं खानकाह। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण स्थल है बड़ी दरगाह एवं खानकाह। उसके बाद बाबा मणिराम अखाड़ा है, वहां भी जा सकते हैं। शीतला मंदिर है, मलिक इब्राहिम बया का यहाँ पर मकबरा है, वहां भी जा सकते हैं। मोरा तालाब है, तेतरवा है ना, मोरा तालाब, तेतरवा। तो ये सभी किसके अंतर्गत? बिहार शरीफ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बड़ी दरगाह एवं खानकाह, बाबा मणिराम अखाड़ा, शीतला मंदिर, मलिक इब्राहिम बया का मकबरा, मोरा तालाब और तेतरवा, ये सभी बिहार शरीफ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सर्किट है यहाँ पर पावापुरी गिरियक सर्किट, है ना, पावापुरी गिरियक सर्किट। और इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण स्थलों में हमारे स्थल हैं, सबसे पहले जल मंदिर, उसके बाद दिगंबर जैन मंदिर, उसके बाद यहाँ पर देखें तो गांव मंदिर, है ना। पहला जल मंदिर, दूसरा दिगंबर जैन मंदिर, तीसरा यहाँ पर है गांव मंदिर, चौथा देखें तो संवसरण जैन मंदिर है यहाँ पर, अगला देखें तो सारीपुत्र परिनिर्वाण स्तूप क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन सा? यहाँ पर पावापुरी गिरियक सर्किट के अंतर्गत जल मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, गांव मंदिर, समवसरण जैन मंदिर, ये सभी जो जगह है ये किसके अंतर्गत आता है? पावापुरी के अंतर्गत। उसी के अंतर्गत यहाँ पर है सारीपुत्र परिनिर्वाण स्तूप क्षेत्र, ये सभी किसके अंतर्गत? पावापुरी गिरियक सर्किट के अंतर्गत आता है ना। चौथा और पांचवा, 5 सर्किट है यहाँ पर। चौथे सर्किट की बात करें तो चौथा सर्किट क्या है हमारा? नालंदा सर्किट। चौथा सर्किट यहाँ पर क्या है? नालंदा सर्किट। और इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण स्थानों में देखें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है यहाँ पर नालंदा, है ना, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष। भग्नावशेष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर देखें तो इसका अवशेष ही बचा हुआ है, इसीलिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष से संबोधित कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर और भी जगह है, जैसे नालंदा संग्रहालय, उसके बाद ब्लैक बुद्धा, फिर वेनसांग मेमोरियल हॉल, फिर अगला है पुष्पकर्णी तालाब, फिर अगला बड़गांव सूर्य मंदिर, फिर अगला देखें तो यहाँ पर कुंडलपुर है, नौ नालंदा महाविहार है, रुक्मिणी स्थान है, उसके बाद यहाँ पर देखें तो जुआ फरडी है, ठीक है, जुआ फरडी स्तूप, उसके बाद चंडीमो, है ना, उसके बाद देखें तो यहाँ पर चंडिनो और सिलाव, ये सभी क्या है? यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है, किसके अंतर्गत? नालंदा सर्किट के अंतर्गत। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नालंदा सर्किट के अंतर्गत प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष, नालंदा संग्रहालय, ब्लैक बुद्धा, वेनसांग मेमोरियल हॉल, पुष्पकर्णी तालाब, बड़गांव सूर्य मंदिर, कुंडलपुर, नौ नालंदा महाविहार, रुक्मिणी स्थान, जुआफरडीह स्तूप और चंडीमो और सिलाव, ये जगह है किसके अंतर्गत? नालंदा सर्किट के अंतर्गत। अंतिम सर्किट यहाँ पर बनाया गया है राजगीर सर्किट, है ना, अंतिम सर्किट है राजगीर सर्किट। और राजगीर सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से जगह है एक बार देखिएगा।
सबसे पहला है यहाँ पर अजात शत्रु किला। पहला है अजात है ना, अजात शत्रु का नाम आपने सुना होगा, तो उसी का किला है अजात शत्रु किला। वेड़ुवन है ना, वेड़ुवन भी जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाया था वहां पर पढ़ाया था। तो अजात शत्रु किला, वेड़ुवन, पांडु पोखर, जापानी मंदिर, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है ना, उसके बाद वीरायतन गर्मकुंड, मखदूम कुंड, सरस्वती नदी, वैतरणी घाट, जरा देवी मंदिर, मनियार मठ, यहाँ पर देखें तो नृग विहार, सोन भंडार गुफाएं, जरासंध का अखाड़ा, जयप्रकाश उद्यान, बिंबिसार का कारागार, रथ चक्का तथा शंखलिपि, यहाँ पर देखें तो जीवक की आम्र उद्यान, उसके बाद रोपवे, विश्व शांति स्तूप, गृद्धकुट पर्वत, सप्तकर्णी गुफा, श्री दिगंबर जैन मंदिर, उसके बाद एक है जैन श्वेतांबर मंदिर जिसे नौलखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जैन श्वेतांबर मंदिर या फिर नौलखा मंदिर। और फिर है यहाँ पर अगला हम देख सकते हैं यहाँ पर साइक्लोवियन दीवार यहाँ पर है, छोटा कटोरा जलाशय यहाँ पर है और वमिजी मंदिर है। ये सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल है राजगीर सर्किट के अंतर्गत। ये सभी जगह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है उन सभी को हमने देखा। साथ ही 5 सर्किट यहाँ पर बनाए गए हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से, उसको भी हमने यहाँ पर देखा। अब ये तो सभी हो गया पर्यटन स्थल, लेकिन यहाँ पर पहुंचे कैसे, तो पहुंचे कैसे इसको एक बार देखते हैं। तो पहुंचने का साधन यहाँ पर वायु मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। तो वायु मार्ग की बात करें तो सबसे नजदीकी जो हवाई अड्डा है वो है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कौन सा है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो यहाँ से देखें तो 89 किलोमीटर दूर है। तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कौन सा है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो यहाँ से 89 किलोमीटर दूर है। उसके बाद रेल मार्ग की बात करें तो रेल मार्ग के लिए यहाँ पर नालंदा में क्या है? रेलवे स्टेशन है। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए सबसे प्रमुख जो स्टेशन है वो कौन सा है? राजगीर है ना, राजगीर है। राजगीर यहाँ पर प्रमुख सबसे स्टेशन माना जाता है। उसके बाद सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग जो है, सड़क मार्ग से जो नालंदा है कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है इसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जुड़ा हुआ है राजगीर से, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। उसके बाद बोध गया से जुड़ा हुआ है सड़क मार्ग के माध्यम से, जिसकी दूरी नालंदा से देखें तो 110 किलोमीटर है। फिर यहाँ पर देखें तो गया से भी जुड़ा हुआ है और गया से देखें तो कितना? 95 किलोमीटर दूर है। उसके बाद पटना से भी सड़क मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है, दूरी देखें तो 90 किलोमीटर है। फिर पावापुरी से भी ये जुड़ा हुआ है, रोड मार्ग के माध्यम से 26 किलोमीटर दूर है। उसके बाद बिहार शरीफ की बात करें तो बिहार शरीफ नालंदा से 13 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी करंट की यहाँ पर बात करते हैं। करंट की बात करें तो यहाँ पर हमने तो देख लिया था ये। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं हम विधानसभा की। तो विधानसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 7 सीटें है ना। बिहार विधानसभा के अंतर्गत नालंदा जिले में 7 सीटें हैं और जिसकी संख्या देखें तो विधानसभा क्षेत्र 171 से लेकर 177 तक है। विधानसभा की जो संख्या है ना, विधानसभा क्षेत्र की संख्या वो 171 से लेकर 177 तक, यानी कि 7 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन कौन सा? पहला है अस्थावा, 171 नंबर जो विधानसभा क्षेत्र है अस्थावा है। 172 नंबर है बिहार शरीफ। 173 नंबर है राजगीर। और राजगीर जो है ये अनुसूचित जाति के लिए संरक्षित है, यानी कि यहाँ पर जो मेंबर होगा कहाँ से होगा? अनुसूचित जाति से होगा। ठीक है, तो 171 हमने देख लिया, 72 देख लिया, 73 देख लिया। 174 की बात करें तो 174 नंबर विधानसभा क्षेत्र है इस्लामपुर। 175 नंबर विधानसभा क्षेत्र है हिलसा। 176 नंबर है नालंदा और 177 नंबर कौन सा है? हरनौत। तो एक बार फिर से विधानसभा क्षेत्रों का नाम बोलता हूं: अस्थावा, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा और हरनौत। नीतीश कुमार जी की बात करें तो नीतीश कुमार जो आज बिहार के क्या है?
बिहार के मुख्यमंत्री हैं, है ना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी नालंदा जिले से ही हैं और पहले ये इसी विधानसभा क्षेत्र के विजेता थे, है ना, यहीं के सदस्य थे और यहां से फिर ये क्या बने, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करंट की बात करें तो करंट में जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर कलेक्टर है उनका नाम क्या है, श्री योगेंद्र सिंह जी है। जबकि एसपी की बात करें तो एसपी यहाँ पर श्री नीलेश कुमार जी यहाँ पर एसपी है। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन होगा यहाँ पर, बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ म्युनिसिपल कमिश्नर यहाँ पर जो है वो कौन से हैं यहाँ पर, श्री अंशुल अग्रवाल जी यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर है। जबकि एमपी की बात करें, करंट एमपी की, तो ये कौन से हैं, कौशलेंद्र कुमार जी हैं। कौशलेंद्र कुमार जी यहाँ के करंट एमपी हैं जो जनता दल यूनाइटेड दल से संबंधित है। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है। ठीक है, तो आशा करता हूं जितनी भी जानकारी है सभी जानकारी आप लोगों तक स्पष्ट रूप से मैं पहुंचा पाया हूं, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें समझा पाया हूं। इसके अतिरिक्त अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से वहां पर कमेंट कीजिए, ताकि जो भी मिसलेनियस सेक्शन बनाऊं वहां पर वो सारी चीजें भी मैं सम्मिलित कर पाऊं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले जिले के साथ। धन्यवाद।